नमस्कार मित्रों, ज्ञानधारा एकेडमी के इस पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग हिंदी साहित्य सीरीज का पार्ट नंबर 3 आज देख रहे हैं। हमने पहले पार्ट में देखा गारशा दत्ताशी, ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर को। अगले पार्ट में हमने रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, इनके व्यवहारिक परिचय को और ऐतिहासिक परिचय को समझने की कोशिश की। आज हम लोग इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं जिन्होंने साहित्य इतिहास लेखन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपका जन्म 1907 में छपरा बलिया जिले में हुआ। आपकी रचनाओं की बात करें तो आपने हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, ये आपकी 3 अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। पहला ग्रंथ है आपका हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। जिस प्रकार शुक्ल जी कहते हैं कि जो विकास की प्रक्रिया है वो स्वतः नहीं आती, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए जब बचने का कोई विकल्प नहीं होता तो अन्यत्र ही ईश्वर के पास दौड़ता है। भक्ति को उदय के लेकर ये धारणा रामचंद्र शुक्ल की है तो एक तरफ हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि अगर इस्लाम ना आया होता तो भी भक्ति काल का उदय होता, क्योंकि यह स्वतः स्फूर्ण विकास है। जैसे कहते हैं परंपरागत क्रम में क्रमिक विकास है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने उन्हीं तर्कों को लेकर आगे बढ़ते हैं और रामचंद्र शुक्ल की जो स्थापनाएं हैं उन स्थापनाओं में जो कमियां रह गईं उन कमियों को ढूंढा और उनको दूर करने का प्रयास किया। साथ ही कुछ नवीन तथ्यों को भी सामने रखा। जिस प्रकार आदिकाल के नाम को लेकर विवाद की स्थिति है, एक तरफ रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि आदिकाल को मैं आदिकाल न कहकर वीरगाथा काल कहूँगा और वे अपभ्रंश साहित्य को आदिकाल से अलग मानते हैं। ठीक उसके विपरीत हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि मैं इसे आदिकाल कहकर ही पुकारूंगा, क्योंकि इसमें विशेष प्रवृत्ति का या विशेष चीज़ का कोई द्योतक नहीं है। ये किसी एक विशेष प्रकृति को, विशेष प्रवृत्ति को इंगित नहीं करता है, इसलिए आदिकाल कहना ही अधिक समीचीन होगा। और इन्होंने जैन साहित्य को, सिद्ध साहित्य को, नाथ साहित्य को, सभी को हिंदी साहित्य के इतिहास में स्थान देने का निर्णय लिया। आपके कालगत विभाजन की बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी 4 भागों में बांटते हैं: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आदिकाल नामकरण किसने दिया? तो आप सभी का जवाब होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वो आदिकाल की समय सीमा 1000 से लेकर 1400 ईस्वी को मानते हैं। फिर भक्तिकाल की समय सीमा 1400 से लेकर 1600 ईस्वी तक, रीतिकाल की समय सीमा 1600 से 1800 ईस्वी तक और आधुनिक काल की समय सीमा 1800 से 1952 ईस्वी तक। जिस प्रकार हमने कल आपको रामचंद्र शुक्ल के बारे में एक चीज़ क्लियर बताई थी कि रामचंद्र शुक्ल का जो कालगत विभाजन है विक्रम संवत में है और हजारी प्रसाद द्विवेदी का कालगत विभाजन ईस्वी सद में है। क्लियर समझ लीजिए, 1000 से 1400 ईस्वी तक आदिकाल, 1400 से 1600 तक भक्तिकाल, 1600 से 1800 तक रीतिकाल और 1800 से 1952 ईस्वी तक आधुनिक काल। ग्रंथों पर हमने बहुत अच्छे से बात कर ली।
द्विवेदी जी पर गणपति चंद्रगुप्त का एक कथन बड़ा इंपॉर्टेंट जान पड़ता है। गणपति चंद्रगुप्त कहते हैं, संभवतः द्विवेदी जी सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किए। जो कथन मैंने आपको ऊपर समझाया कि जो उनकी शुक्ल की धारणाएं थीं और स्थापनाएं थीं, उनमें जो कमियां रह गईं, उनको दूर करने का अगर प्रयास किसी ने किया तो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। उन्होंने जो कुछ ऐसी मान्यताएं मानी जो भविष्य के लिए कारगर साबित नहीं होती, और उनको खंडित करने का, उनके खंडन करने का प्रथम प्रयास किसी ने किया तो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। और उन्होंने इसके लिए सबल प्रमाणों का उपयोग किया, तर्क का उपयोग किया, कुतर्क का नहीं। तो गणपति चंद्रगुप्त का एक कथन हुबहू सही साबित होता है कि संभवतः द्विवेदी जी सबसे पहला व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आचार्य गणपति चंद्रगुप्त का एक कथन जो उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी के संदर्भ में कहा है। बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कहकर पुकारा है। अत्यधिक विरोधों और व्याघातों का युग कहकर पुकारा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी कोई सामान्य शख्सियत नहीं थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी वह साहित्यकार जिन्होंने कुटस जैसा निबंध लिखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी उपन्यासकार जिसने चारुचंद्र लेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा जैसे उपन्यासों को जन्म दिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी वे व्यक्तित्व थे जिनको पद्म भूषण से अलंकृत किया गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी वे व्यक्तित्व थे जिन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय ने खुद बुलाकर डीलिट की उपाधि दी। हजारी प्रसाद द्विवेदी वो व्यक्तित्व थे जो नागरिक प्रचारणी सभा के संपादक का जिन्होंने जिम्मेदारी निभाई और कई सालों तक नागरिक प्रचारणी सभा के संपादक मंडल में रहे। हजारी प्रसाद द्विवेदी यहीं नहीं रुके, उनको 1973 में भारत का सर्वश्रेष्ठ हिंदी सम्मान में से एक साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया। ऐसे थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी को लेकर हमने बहुत पहले आपसे बात की है कि इतिहास को परंपरागत विकास के रूप में देखते थे। ये कहते हैं जो इतिहास की परंपरा है ना, ये परंपरागत विकास है, ये कोई अचानक से हुआ एक उद्गम नहीं है, ये क्रमिक विकास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आदिकाल, जिसका समय हमने 1952 बताया था। आपको बता दें कि विश्व भारती में जो अहिंदी भाषी लोग हुआ करते थे, वो आते थे हिंदी सीखने के लिए। उन जिज्ञासुओं को हिंदी साहित्य का परिचय कराने हेतु जो उन्होंने व्याख्यान प्रस्तुत किए, उन व्याख्यानों का संकलित स्वरूप हिंदी साहित्य की भूमिका है। विश्व भारती जो बंगाल में स्थित है, इसमें जो गैर हिंदी भाषी लोग थे जिनको हिंदी नहीं आती है, वो जो हिंदी सीखने के लिए या हिंदी के साहित्य को समझने के लिए आते थे लोग, उनको हिंदी साहित्य से परिचय करवाने हेतु जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी व्याख्यान दिया करते थे, उन व्याख्यान संग्रहों का एकत्रित स्वरूप है हिंदी साहित्य की भूमिका। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो किसी भी परीक्षा में आपके लिए बहुत काम का होगा। बात करें इनके ग्रंथों की विशेषताओं की, तो आदिकाल का जो स्वरूप निर्धारण है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। भक्ति काल के उदय को लेकर जो विवाद की स्थिति दिखाई देती है, जहाँ शुक्ल जी कहते हैं कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए जब बचने का कोई रास्ता ना था, तो अंत में वो सिर्फ ईश्वर के पास गया और भक्ति ही वो विकल्प दिखा, अतः वो उससे पौरुष से हताश जाति के रूप में इसको उत्क्रमित करते हैं, सामने लाते हैं। तो दूसरी तरफ हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं इस्लाम नहीं आया होता तो भी 100 के 100 आने वही विकास होता जो आज हुआ है। वो कहते हैं कि ये जो भक्ति काल का उदय है वह स्वतः स्फूर्त विकास है, ना कि अचानक से आया हुआ। इस तरह बात करें तो संत काव्य को लेकर भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बड़ा ही स्पष्ट बात कही है। वो कहते हैं
ये जो संत काव्य है यह नाथों से, सिद्धों से, जो उनका पूर्ववर्ती सिद्धांत है वहां से निकल कर आया है। कोई यह स्वतः अपने आप से पैदा होने वाला विकल्प नहीं है, यह भी एक क्रमिक विकास है। इसके अलावा वो कहते हैं जो सूफी काव्य है इसका जो आधार है वो संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश की काव्य रचनाएं हैं। तो ये सब चीज़ें थी जो हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में जानी, समझी, और उम्मीद है कि आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी का अच्छा खासा जानकारी मिल गया होगा और काफ़ी हद तक आप लोग हजारी प्रसाद द्विवेदी को लेके जो उनकी साहित्यिक यात्रा थी उस पर संतुष्ट होंगे। अब हम लोग बात करते हैं डॉक्टर नगेंद्र की। डॉक्टर नगेंद्र, आपका जन्म 1915 में हुआ। डॉक्टर नगेंद्र को लेकर एक बड़ा विवाद है। जैसे कई लोगों को लगता है कि डॉक्टर नगेंद्र ने खुद हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का इतिहास का संपादन किया जो 1973 में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर नगेंद्र ने एक शोध कार्य किया जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, रीत काव्य की भूमिका और महाकवि देव। रीत काव्य की भूमिका और महाकवि देव। बात करें इनके संपादकत्व में जो ग्रंथ निकला उसको उन्होंने 4 प्रधान खंडों में बांटा है। बहुत सी परीक्षाओं में बार बार डॉक्टर नगेंद्र का कालगत विभाजन पूछा जाता है, तो उन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में विभक्त किया है। पहला है आदिकाल। ये कहते हैं 7वीं सदी के मध्य से लेकर 14वीं सदी का मध्य आदिकाल है। फिर 14वीं सदी के मध्य से लेकर 17वीं सदी तक का मध्य भक्तिकाल है। फिर 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी तक का मध्य रीतिकाल है और 19वीं सदी से लेकर आज तक का समय आधुनिक काल है। फिर सुनिएगा, 7वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक का समय आदिकाल है, 14वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक का समय भक्ति काल है, 17वीं सदी से लेकर 19वीं सदी तक का समय रीति काल है और 19वीं सदी से लेकर अब तक का समय आधुनिक काल है। अब आधुनिक काल को भी डॉक्टर नगेंद्र ने कई भागों में विभक्त किया है, उसकी ओर भी हम चलने की कोशिश करते हैं। जैसे पुनर्जागरण काल, जिसको हम लोग कहते हैं भारतेंदु युग। टीजीटी 2006 में पूछा गया था कि भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहकर कौन पुकारते हैं, तो आपका जवाब होगा डॉक्टर नगेंद्र। 1857 से लेकर 1900 तक के समय को वो पुनर्जागरण काल कहकर पुकारते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट है जागरण सुधार काल यानी द्विवेदी युग, 1900 से 1918। अर्थात द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहकर कौन पुकारते हैं, तो आपका जवाब होगा डॉक्टर नगेंद्र। क्लियर है? बात करें छायावाद की, सबको क्लियर होगा, 1918 से 1938। छायावादोत्तर काल, इसके 2 भाग कर लेते हैं। वो कहते हैं एक है प्रगति प्रयोग काल, जिससे हम 1938 से लेकर 1953 तक का समय मानेंगे, और दूसरा नवलेखन 1953 से लेकर अब तक। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह छायावाद का ही असली स्वरूप है, ये मत डॉक्टर नगेंद्र का है। बड़ा इंपॉर्टेंट है और हजारों बार परीक्षा में पूछा गया है। हम लोग पुनः एक बार देख लेते हैं इनका कालगत विभाजन। इन्होंने कालगत विभाजन को 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले आदिकाल, 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक। भक्तिकाल, 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक। रीतिकाल, 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी तक, 19वीं सदी के मध्य तक। और आधुनिक काल 19वीं सदी के मध्य से अब तक। उन्होंने आधुनिक काल को कुछ और भागों में बांट दिया है। वो कहते हैं कि 1857 से लेकर 1900 तक का समय, इसे मैं भारतेंदु युग न कह के पुनर्जागरण काल कह के पुकारूंगा। 1900 से लेकर 1918 तक का समय जो महावीर प्रसाद द्विवेदी से प्रभावित था, उसे कहते हैं द्विवेदी युग न कह के इसे जागरण सुधार काल कहकर पुकारूंगा। 1918 से 1938 तक का समय ये छायावाद कहकर पुकारते हैं। और छायावादोत्तर के 2 भागों में बांट देते हैं, प्रगति और प्रयोग एक साथ करके 1938 से 1953, और नवलेखन काल यानी 1953 से लेकर
आज तक के समय को नवलेखन कह पुकार देते हैं और फिर उसके वो बार बार डिवाइडेशन नहीं करते हैं। ये था डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास और उससे संबंधित डेटा। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा की ओर। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जन्म 1905 में सागर, मध्य प्रदेश में हुआ था। आपके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938। आपको जानकर हैरानी होगी, इस शख्सियत को भी पद्म भूषण से पुरस्कृत किया गया था 1963 में। और हम बात करें इनके अन्य ग्रंथों की, तो इनके अन्य ग्रंथों में अंजलि, हिमहास, निशीथ, जौहर, चित्तौड़ की चिंता, चित्ररेखा, एकलव्य और अभिशाप। अंजलि, हिमहास, निशीथ, जौहर, चित्तौड़ की चिंता, चित्ररेखा, एकलव्य और अभिशाप। बात करें इनके इतिहास के कालगत विभाजन की, तो इन्हें अपने इतिहास को 5 कालखंडों में विभक्त किया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनका कालगत विभाजन, क्योंकि इन्होंने आदिकाल को संधि काल एवं चारण काल कहकर पुकारा है। कभी कभी परीक्षा में सीधे सीधे पूछ लेता है कि संधि काल कहाँ से कहाँ तक था, तो आपका जवाब होगा 750 ईस्वी विक्रम संवत 750 से 1000 विक्रम संवत तक, और चारण काल 1000 से 1375 विक्रम संवत तक। शुक्ल जी को पूर्णतः मानते हैं, केवल इन्होंने आदिकाल का नाम बदल दिया है। शेष शुक्ल जी का फोटोकॉपी है। संधिकाल और चारण काल में बांट दिया है 2 भागों में। संधिकाल विक्रम संवत 750 से लेकर 1000 और चारण काल 1000 विक्रम संवत से 1375। भक्तिकाल वही शुक्ल जी वाला 1375 से 1700, रीतिकाल 1700 से 1900 और आधुनिक काल 1900 से लेकर अब तक। अगर हम बात करें आगे की, तो इनके इतिहास की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि इनके इतिहास ग्रंथ में केवल 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक का इतिहास ही दिखाई देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, केवल 1000 वर्षों का हिंदी साहित्य का इतिहास ही इनके इतिहास ग्रंथ में दिखाई देता है। अर्थात आदिकाल से लेकर भक्ति काल तक का हिंदी साहित्य का इतिहास ही इनके ग्रंथ में दिखाई देता है। और हम ये कहें कि रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का इतिहास अधूरा है, अपूर्ण है, अधूरी रचना है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये शुक्ल जी के जो वीर गाथा काल नामकरण है, उसको ये इत्तेफाक नहीं रखते और कहते हैं कि मैं इसे चारण काल कहकर पुकारूंगा। इन्होंने संधि काल के अंतर्गत अपभ्रंश की रचनाओं का संग्रह किया है। अर्थात इन्होंने भी शुक्ल जी वाली परंपरा को अपनाया। एक तरह से अगर देखा जाए, संधि काल के अंतर्गत अपभ्रंश की रचनाओं का इन्होंने संग्रह किया है। चूंकि इन्होंने समय 693 ईस्वी माना है, तो उससे क्लियर हो जाता है 693 में किस विद्वान का जन्म कौन सा विद्वान सामने आता है? स्वयंभू। अतः स्वयंभू को ये हिंदी का प्रथम कवि कहकर पुकारते हैं और ये कहते हैं हिंदी का आरंभ 693 ईस्वी से हुआ था, या हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का कार्य 693 ईस्वी से प्रारंभ होता है। इसके अलावा ये जब 17 वर्ष के थे, केवल बहुत छोटे से थे, तो एक देश सेवा नाम की इन्होंने कविता लिखी थी। कविता का नाम था देश सेवा। ये इनके जीवन की पहली कविता थी और एक स्कूल के कार्यक्रम में इन्होंने इस कविता को सुनाया था और इनको बदले में 51 रुपए का पुरस्कार उस जमाने में प्राप्त हुआ था। आप कल्पना कर सकते हैं वर्तमान में उसकी कीमत क्या होगी, उसका महत्व क्या होगा। मात्र 17 वर्ष की आयु का एक बालक एक बड़े से कार्यक्रम में कविता सुनाता है, और उस दौर में आज से लगभग 70-80 वर्ष पूर्व की मैं बात कर रहा हूँ, उस दौर में 50 रुपए का 51 रुपए का पुरस्कार, जो वर्तमान में कम से कम 51,000 रुपए की कीमत रखता है, उस पुरस्कार को उस दौर में दिया गया था मात्र 17 वर्षीय बालक को, वो भी देश सेवा कविता के लिए।
इस विद्वान शख्सियत ने ही निर्गुण काव्यधारा की ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य कह के पुकारा है और प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य कह के पुकारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इन्होंने निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य और प्रेमाश्रयी शाखा को सूफी काव्य कहकर पुकारा था। आपको जानकर एक और पॉइंट पर हैरानी होगी, इनका जो साहित्य का इतिहास है वो 5 अध्यायों में तो विभक्त ही है, साथ ही 7 प्रकरणों में भी बांटा गया है। इनका संपूर्ण ग्रंथ 7 प्रकरणों में भी बांटा गया है। ये थे रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा के बारे में लगभग आपको सभी जानकारी दे दी गई है। कोई भी भ्रम संदेह आपके मन में है तो निश्चित तौर पर आप हमसे बात कर सकते हैं। आप में से जो भी विद्वान उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा चयन आयोग विज्ञापन संख्या 51 की तैयारी करना चाह रहा है, अभी भी पर्याप्त समय है, आप पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, हम लोगों ने हर एक विधा को जितना भी सिलेबस में लगा हुआ है, चाहे वो उपन्यास हो, नाटक हो, निबंध हो, हिंदी साहित्य का इतिहास हो, काव्य शास्त्र हो या टिप्पणियाँ हो, कुछ भी है, सभी का कंटेंट 100% हम आपको परीक्षा के 1 महीने पहले ही उपलब्ध कराएंगे और हमारा पूर्ण प्रयास है कि कम से कम 10 से अधिक विद्यार्थी हमारे इसी पेड ग्रुप से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा चयन आयोग विज्ञापन संख्या 51 में चयनित हों। और हम प्रॉमिस करते हैं, जो लोग भी कोर्स को लेते हैं और विज्ञापन संख्या 51 में परीक्षा में बैठना चाह रहे हैं, उनके पेपर के 85+ प्रश्न, मैं 100 का वादा नहीं करता, हम 90 का प्रॉमिस नहीं करते, इतनी बड़ी परीक्षा में हम 85+ प्रश्न, हिंदी में 65+ और जीएस में 25+, ये तो 90 के ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर एक आध क्वेश्चन ऊपर नीचे होता है तब भी हर हाल में हम 85+ प्रश्न का आपको प्रॉमिस देते हैं। आप आइएगा, हम आपको स्क्रीनशॉट्स देंगे, वीडियोस से फोटोज़ देंगे और आपको दिखाएंगे कि आप कंटेंट में देखिए 85 से अधिक प्रश्न हैं या नहीं। हो सकता है 95, 97, 98 कितना भी प्रश्न आए, पर 85 से अधिक प्रश्न होंगे, इसको हम प्रॉमिस कर सकते हैं और आप हम वो तैयार कराएंगे। और हमारा पूर्ण प्रयास है कम से कम 10 लोग असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे इस पेड ग्रुप से चयनित हों। आप में से जो भी लोग तैयारी करना चाहते हों, अभी भी वक्त है, जुड़ जाइए। और एक और खबर, अगर आप लोग मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए गुड न्यूज़ है, बहुत जल्द हम लोग MPGK का भी एक नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि अन्य फैकल्टी के लोग आपको देखेंगे और साथ में हिंदी का पूरा कंटेंट हम और हमारे जो सहयोगी हैं दोनों लोग मिलकर आपको देंगे। इसलिए आप लोग लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। और जो लोग NTA नेट की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी करने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ मेहनत पर फोकस करें। और जून के महीने आप सबको JRF करना है। नेट का टारगेट जो भी ले हुए हों वो कोचिंग पेड कोर्स बिल्कुल ना लें, केवल और केवल वीडियो लेक्चर देख लें, उनका नेट हो जाएगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ। उन्हें किसी भी प्रकार के कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, वो पेड ग्रुप बिल्कुल ना लें, केवल और केवल ऑडियो लेक्चर सुनकर, वीडियो लेक्चर देखकर ही आपका नेट हो जाएगा। जो लोग JRF के लिए आ रहे हों वो लोग आएँ, उन सबका स्वागत है। नेट के लिए क्लास लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, नेट केवल आप लोग वीडियो देखकर ही क्वालिफाई कर सकते हैं। आइए चलते हैं पुनः क्लास की ओर। अगले हैं हमारे डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। आपने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा 1931 में। आपके अगर कालगत विभाजन की हम बात करें तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 भागों में बांटने का प्रयास किया और इन 3 प्रधान खंडों को उन्होंने 2-2 उपखंडों में विभक्त कर दिया है। और एक और समस्या इनके साथ दिखाई देती है, इन्होंने जो उपखंड किए हैं उन उपखंडों के पूर्व इन्होंने जो 3 प्रधान खंड किए थे उन प्रधान खंडों के भी 2-2 नाम रखे हैं। जैसे आदिकाल, आदिकाल को ये हिंदी साहित्य का बाल्यावस्था या हिंदी साहित्य की बाल्यावस्था कहकर पुकारते हैं। इसका इन्होंने 2 भाग किया है, पूर्वार्ध आदिकाल, उत्तरार्ध आदिकाल। दूसरा मध्यकाल, मध्यकाल को ये कहते हैं हिंदी साहित्य की किशोरावस्था।
पूर्वार्ध मध्यकाल, उत्तरार्ध मध्यकाल। तीसरा है आधुनिक काल अर्थात हिंदी साहित्य की युवावस्था, और इसे दो नाम देते हैं, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। आपको आसानी से पुनः समझा देता हूं। इन्होंने जो कालगत विभाजन किया उसमें दो नामों का उपयोग किया। आदिकाल के लिए कहते हैं हिंदी साहित्य की बाल्यावस्था, मध्यकाल को कहते हैं किशोरावस्था, और आधुनिक काल को कहते हैं युवावस्था। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था। इस प्रकार से हिंदी साहित्य का कालगत विभाजन किस साहित्यकार ने किया है या किस इतिहासकार ने किया है, तो आपका जवाब होगा रमाशंकर शुक्ल, रसाल। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैंने आपको बहुत डीपली, बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है और आपको क्लियर कर दिया। इन्होंने आदिकाल को जय काव्यकाल कहकर भी पुकारा है और ये रीतिकाल को कला काल भी कहकर पुकारते हैं। मोस्ट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये परिवर्तन काल और वर्तमान काल, आधुनिक काल में विभाजन करते हैं, और इन्होंने आदिकाल को जय काव्य काल कह के पुकारा है तथा रीतकाल को ये कलाकाल कह कर पुकारते हैं। आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। और साथ में इनकी दो कृतियां बड़ी इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, साहित्य प्रकाश और साहित्य परिचय। दोनों का प्रकाशन वर्ष है 1931। अब इनका जो इतिहास ग्रंथ है उसमें क्या है कंटेंट, जरा उस पर भी एक बात कर लेते हैं। इनके इतिहास ग्रंथ की सबसे बड़ी समस्या है, इन्होंने कवियों और लेखकों का नाम दिया है, उनका परिचय दिया है, लेकिन कृतियों के उदाहरण नहीं दिए। नाम दिया, परिचय दिया, लेकिन कृतियों का उदाहरण नहीं दिया। ये इनके साहित्य के इतिहास की सबसे बड़ी कमजोरी है। पर इन्होंने जिस तरीके से इसका कालगत विभाजन किया, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, इस कारण इनका इतिहास ग्रंथ आज भी जीवंत बना हुआ है और यह हिंदी साहित्य प्रेमियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण साबित होता है और किसी भी परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न पूछ ही लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं गणपत चंद्र गुप्त की। तो गणपत चंद्र गुप्त का नाम हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत ही गौरवपूर्ण ढंग से लिया जाता है। आपके ग्रंथ का नाम था हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो 2 खंडों में प्रकाशित हुआ 1965 में। तो गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इतिहास लेखन का कार्य करना प्रारंभ किया और उनके ग्रंथ का नाम पड़ा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो 2 खंडों में विभक्त हुआ और इसका प्रकाशन वर्ष है 1965। गणपत चंद्रगुप्त, अगर हम कालगत विभाजन की बात करें तो गणपत चंद्रगुप्त ने हिंदी साहित्य के अपने वैज्ञानिक इतिहास को 4 भागों में बांटा। पहला भाग प्रारंभिक काल, दूसरा पूर्व मध्यकाल, तीसरा उत्तर मध्यकाल और चौथा आधुनिक काल। आपने गौर किया, शेष सभी नाम वही पुराने जैसे, केवल एक नाम बदला है। प्रारंभिक काल 1184 से 1350 ईस्वी, पूर्व मध्यकाल 1350 ईस्वी से 1600 ईस्वी, उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857 ईस्वी और आधुनिक काल 1857 ईस्वी से आज तक। बात करें गणपत चंद्रगुप्त की अन्य कृतियों की, तो गणपत चंद्रगुप्त की अन्य कृतियों में रस सिद्धांत का पुनर्विवेचन 1971, महादेवी नया मूल्यांकन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महादेवी नया मूल्यांकन, हिंदी साहित्य का विकास, इन्हीं की रचना है। आदिकाल की प्रामाणिक रचनाएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। आदिकाल की प्रामाणिक रचनाएं पुस्तक के लेखक कौन हैं? आपका जवाब होगा गणपत चंद्र गुप्त। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत, यहाँ पर सिद्धांत शब्द कट गया है, भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य सिद्धांत। तो याद रखिएगा, गणपत चंद्रगुप्त ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है और 1184 से 1350 ईस्वी तक के समय माना है। 1184 का मतलब क्या हुआ, आप बहुत क्लियर समझते हैं
साल भद्र सूर्य का समय शुरू हो जाता है। और साल भद्र सूर्य की रचना का नाम था उपदेश रसायन रास। को हिंदी साहित्य का प्रथम कवि मानते हैं साल भद्र सूर्य को, जो जैन कवि थे। और इस तरीके से इन्होंने हिंदी साहित्य लेखन का प्रारंभ 1184 ईस्वी से प्रारंभ स्वीकार किया है और उसे प्रारंभिक काल कहकर पुकारते हैं। इन्होंने एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया, जिस कारण इनका इतिहास ग्रंथ सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुआ। इन्होंने भक्तिकालीन साहित्य जो लिखा गया, भक्ति काल का जो साहित्य था, उसे 3 भागों में बांट दिया: धर्माश्रित, राज्य आश्रित और लोक आश्रित। जो धर्म पर आश्रित काव्य था, राज्य पर आश्रित काव्य था और लोक पर आश्रित काव्य था। इन 3 तरीकों से काव्य का विभाजन, भक्तिकालीन काव्य का साहित्य का विभाजन उन्होंने किया। इस कारण इन्हें हिंदी साहित्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है और इनका ग्रंथ जीवंत हो गया और सदियों तक इसे याद रखा जाएगा, क्योंकि उन्हें भक्तकालीन साहित्य को भी धर्माश्रित, राज्याश्रित और लोकाश्रित काव्य के रूप में बांटकर एक नए मोड़ को जन्म दिया, एक नई दृष्टि को पैदा किया। इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात, शुक्ल जी ने जितने भी सिद्धांत प्रतिपादित किए, उस सिद्धांत के ढांचे में अमूल चूल परिवर्तन करने का सबसे पहला सार्थक प्रयास अगर किसी व्यक्तित्व ने किया तो किया था गणपति चंद्रगुप्त ने। उन्होंने जितने भी चीजों को प्रतिपादित किया, उनमें अमूल चूल परिवर्तन करके, और किसी भी पॉजिटिव परिवर्तन, न कि नकारात्मक परिवर्तन, मैं बात कर रहा हूं सकारात्मक परिवर्तन की, केवल उस पर इंटेंट दिखाया। इसलिए इनका साहित्य का इतिहास और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है और आप सबके लिए इसके बारे में पढ़ना, जानना और समझना बहुत महत्वपूर्ण है। हम बात करते हैं हिंदी साहित्य के एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की, बाबू श्याम सुंदर दास। आप लोग बहुत समझ गए होंगे मैं किन ग्रंथों की बात करूंगा। तो हिंदी कोविद रत्नमाला और हिंदी भाषा और साहित्य, ये 2 अति महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इसके अलावा भी उन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं, पर इनमें ये 2 अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, हिंदी कोविद रत्नमाला और हिंदी भाषा और साहित्य। बात करें बाबू श्याम सुंदर दास के कालगत विभाजन की, तो उन्होंने युग शब्द का प्रयोग किया है। बस इतना ही अंतर है। आदि युग, पूर्व मध्य युग, उत्तर मध्य युग और आधुनिक युग, ये जो युग शब्द का अंतर है, यही बाबू श्याम सुंदर दास को अलग करता है। इसलिए इनके समय काल को हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं: आदि युग, पूर्व मध्य युग और उत्तर मध्य युग तथा आधुनिक युग। अब हम बात करेंगे रामस्वरूप चतुर्वेदी की। रामस्वरूप चतुर्वेदी का नाम याद करते ही हमें याद आता है हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास। 1986 रामस्वरूप चतुर्वेदी की वो रचना जिसने हिंदी साहित्य को बिल्कुल एक नए तरीके से रच दिया और इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। रामस्वरूप चतुर्वेदी, अगर सच बोलूं तो मूलतः शुक्ल जी की दृष्टि से बहुत प्रभावित थे, और अगर मैं कहूं तो शुक्ल जी के कार्य को आगे बढ़ाने का काम ही रामस्वरूप चतुर्वेदी ने अपने हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास में किया है। इन्होंने भाषा और साहित्य के गहरे संबंधों की खोज को प्रमुख स्थान दिया है। इन्होंने भाषा और साहित्य के गहरे संबंधों की खोज को एक विशेष रूप से स्थान दिया है। बात करके कालगत विभाजन की, तो वही आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। आदिकाल को 1000 से 1350 ईस्वी, पूर्व मध्यकाल को 1350 से 1650 ईस्वी, उत्तर मध्यकाल 1650 से 1850 और आधुनिक काल सन 1850 से लेकर आज तक। और अब हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण अंतिम व्यक्तित्व जिनके बिना हम नहीं रह सकते, जिनके बारे में बताना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप हैं आदरणीय बच्चन सिंह जी। आपका हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी परीक्षा में कभी भी पूछ लिया जाता है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी रचना है, तो आप आंख मूंद के बचाएंगे ठाकुर बच्चन सिंह की।
और कालगत विभाजन की बात करें तो आपने भी हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभक्त किया है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, आपने आदिकाल को अपभ्रंश काल कह के पुकारा है, जो हजारों बार परीक्षा में पूछा गया है। इसके बाद भक्तिकाल 1400 से 1650 ईस्वी, रीतिकाल 1650 से 1857 ईस्वी और आधुनिक काल 1857 से लेकर आज तक। तो ये था बच्चन सिंह का इतिहास। तो आज हमने क्या क्या पाया कि जितने भी प्रमुख इतिहासकार थे, उन सबको हमने उनका जो कालगत विभाजन था उसको समझने का प्रयास किया। साथ में उन्होंने क्या क्या नए दृष्टियां दी उसको समझने की कोशिश की। और कल हमारा हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका अगर हम इसको कहकर पुकारें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उसका अंतिम लेक्चर आपके सामने होगा, जिसे हम लोग बात करेंगे आदिकाल के पूर्व जो लेखन कार्य किया गया या जो प्रमुख इतिहास ग्रंथ हुए या वो ग्रंथ जो हिंदी साहित्य को बहुत प्रभावित करते हैं, उन ग्रंथों का नामकरण, कुछ मूल बातें और नागरी प्रचारणी सभा के द्वारा जो हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास लिखा गया, जो 16 खंडों में प्रकाशित हुआ, उसके प्रत्येक खंड की विस्तृत व्याख्या हम लोग कल देखेंगे। और हम कल समझेंगे कि इसका प्रथम अध्याय किसने लिखा, दूसरा अध्याय किसने लिखा, तीसरा अध्याय किसने लिखा और टोटल 16 अध्याय को कितने रूप में विभक्त किया गया, कैसे विभक्त किया गया और किस तरीके से इसका कालगत विभाजन किया गया। इन सब चीज़ों को समझने का कल प्रयास करेंगे और कल हमारा वो अंतिम लेक्चर होगा। और कल के बाद हम लोग चलेंगे आदिकाल की ओर और साथ में काव्य शास्त्र की क्लासेस भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अब अगले 3 लेक्चर आप लोगों के आदिकाल के होंगे और उसके बाद अगले 3 लेक्चर आपके काव्य शास्त्र के होंगे, क्योंकि हमको अब स्पीड पकड़नी है। और आप लोग अब बिल्कुल एक्टिव हो जाइए। आप लोग जब तक आलस कर रहे थे, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे थे, आप समझ चुके, हमने आपको पर्याप्त समय दिया। अब हम लोग थोड़ा गति पकड़ने वाले हैं और आपको हमारा साथ देना होगा। और बहुत जल्द इंस्ट्रक्शंस लेक्चर्स भी आपके अब शुरू होंगे और हम लोग आपस में बातचीत करते हुए चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अभी हम लोग इंतज़ार करेंगे 30 तारीख तक का। जितने भी लोग अभी भी पेड रूप में आना चाहते हैं तो अभी छूट चल रही है और कम से कम न्यूनतम फीस पर आप लोगों के एडमिशन्स हो जाएंगे। 30 अप्रैल के बाद कोई भी छूट नहीं होगी कोर्सेज पर और फुल फीस पर ही कोर्स आपको मिलेंगे। इसलिए जो लोग अभी भी कोर्स पर आना चाहते हैं वो लोग अतिशीघ्र रजिस्ट्रेशन करा लें और पेड कोर्सेज की फ़ीस पे करने के बाद कोर्सेज ले लें। आपका सभी का धन्यवाद। आप लोगों ने लेक्चर को बड़ी सावधानी से सुना, ईमानदारी से सुना। अगर लेक्चर आपके काम का लगा हो तो लेक्चर को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप लोग घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।